हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा सेंटर में। तो मिशन बिहार पुलिस रिटेन वीडियो सीरीज का ये थर्ड क्लास होगा, जिसमें हम प्राचीन भारत का सेकंड पार्ट को डिस्कस करेंगे। और इसमें आपका हो जाएगा मौर्योत्तर काल, महाजनपद काल, गुप्त काल, अशोक से जुड़े हुए जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं, इम्पोर्टेंट प्रश्न जो आते हैं उसको कवर करेंगे। अगर अब तक आप चैनल पर नए हैं और कंप्लीट जीएस प्रिपरेशन बिहार पुलिस के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपको लाइन क्या याद रखना है, जान लगा दो या जाने दो। रिटेन अगर आपको निकालना है तो काफ़ी मेहनत से पढ़ना होगा और फ्री जीएस हम अपने वीडियो सीरीज में करवाएंगे। तो चलिए देखते हैं। उम्मीद करते हैं पहले का 2 क्लास आप देखे होंगे, नहीं तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तो पहला देखिए, महाजनपद का उदय। तो जैन ग्रंथ भगवती सूत्र एवं बौद्ध ग्रंथ अंगोत्तर निकायों में 16 महाजनपदों की सूची मिलती है। 16 महाजनपद में अस्मक ही ऐसा जनपद था जो कि दक्षिण भारत में गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछ सकता है कि 16 जनपदों में कौन सा जनपद था जो दक्षिण भारत में स्थित था। तो आंसर होगा अस्मद। इसके अलावा जितने भी सभी उत्तरी भारत में स्थित थी। एक एक करके देखिए महाजनपद और उसकी राजधानी क्या थी। काशी का बनारस, कौशल का श्रावस्ती जिसका नाम अयोध्या भी है। अंग काफ़ी बार पूछता है इसकी राजधानी, तो वह चंपा थी। मगध की राजधानी गिरिब्रिज, वर्तमान समय में उसका नाम राजगीर रखा गया है। वज्जी का राजधानी था विदेह और मिथिला। मल का कुशीनारा। चेदी का सुक्तिमती। ध्यान से देखते चलिएगा फ्रेंड्स, ठीक है, कहीं से भी प्रश्न एग्जामिनर जो पूछ देता है। वत्स का देखिएगा तो ये कौशंबी होगा। कुरु का इंद्रप्रस्थ और पांचाल का उत्तरी पांचाल। अच्छी छत्र दक्षिणी पांचाल का काम्पिल्य। मत्स्य का देखिए तो ये विराटनगर हो गया। सूरसेन का मथुरा। अस्मक का पोटन या पोटली। अस्मक क्या था, दक्षिण भारत में था। अवंती वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसका उत्तरी अवंती का उज्जैनी था और दक्षिणी अवंती का महिष्मती। गांधार का तक्षशिला और कम्ब्रोज का हाटक। तो आपने देख लिया ये 16 महाजनपद और उसके राजधानी को। चलिए देखते हैं प्रमुख संप्रदाय मत और उसके आचार्य कौन थे। तो वैष्णव संप्रदाय के मत थे विशिष्ट द्वैत, आचार्य रामानुज। ब्रह्म संप्रदाय के द्वैतवाद, आचार्य माधवाचार्य। रुद्र संप्रदाय शुद्ध द्वैतवाद, आचार्य विष्णु स्वामी या फिर वल्लभाचार्य। सनक संप्रदाय के द्वैतवाद और इसके आचार्य थे निम्बकाचार्य। चलिए आगे बढ़ेंगे। छंदोगद्य उपनिषद में श्री कृष्ण का उल्लेख मिलता है। उसमें कृष्ण के देवकी पुत्र ऋषि घोरा अंगरीश का शिष्य बताया गया है। फ्रेंड्स, अगर आप बिहार दरोगा का भी फॉर्म भरे हैं तो उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो पीडीएफ अगर इसका चाहिए तो हमें कमेंट में बता दीजिएगा, हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे। चलिए आगे बढ़िए। जैन धर्म ग्रंथ उत्तराध्ययन सूत्र में वासुदेव, जिन्हें केशव के नाम से भी जाना जाता है, को 22वें तीर्थंकर। देखिए जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर कौन थे, वो थे अरिस्टोनोमी। इसको भी याद कर लीजिए, तो उनके ही समकालीन थे। नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऐतरेय ब्राह्मण में विष्णु का उल्लेख मिलता है जो सर्वोच्च देवता के रूप में किया गया है, ठीक है। ऐतरेय में विष्णु का उल्लेख सर्वोच्च देवता के रूप में किया गया। वैसे विष्णु के अधिकतम अवतारों की संख्या 24 है, पर मत्स्य पुराण में 10 अवतार का उल्लेख मिलता है। इन अवतारों में कृष्ण का नाम नहीं मिलता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान दीजिएगा, जो मत्स्य पुराण है उसमें विष्णु के 10 अवतार हैं, उसमें कृष्ण अवतार की चर्चा नहीं मिलती है, क्योंकि कृष्ण जो है स्वयं भगवान के साक्षात स्वरूप माने गए हैं। विष्णु के अवतारों में वराह अवतार सर्वाधिक लोकप्रिय था। प्रश्न पूछेगा विष्णु के अवतार में कौन सा अवतार सर्वाधिक लोकप्रिय माना गया है, तो आंसर हो जाएगा वराह। और वराह का उल्लेख कहाँ पर मिलता है, तो ऋग्वेद में। सबसे प्राचीन वेद हमारा क्या है, ऋग्वेद ही है। अगला देखिए, मेगास्थनीज ने कृष्ण को हेराक्लीज कहा था। अब नेक्स्ट है शैव धर्म। तो शिव भक्ति के विषय में प्रारंभिक जानकारी सिंधु घाटी से प्राप्त होती है। भगवान शिव की पूजा करने वाले शैव एवं शिव से संबंधित धर्म शैव धर्म कहा गया। मेगास्थनीज ने 4वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में शैव मत का उल्लेख किया है।
नेक्स्ट पॉइंट है, शैव संप्रदाय को लकुलिश, पाशुपत एवं महेश्वर कहा जाता है। लिंग पूजा का प्रथम स्पष्ट उल्लेख कहाँ पर मिलती है? मत्स्य पुराण में। अभी जो हम लोग शिव की पूजा करते हैं, शिवलिंग की, उसकी सबसे पहला जो उल्लेख है वो कहाँ पर है? मत्स्य पुराण में ही है। शैव संप्रदाय का प्रथम उल्लेख तो यह पतंजलि के महाभाष्य में शिव भगवत नाम से हुआ है। वामन पुराण में शैव संप्रदाय की संख्या कितनी है? 4 है। ये शैव, पशुपत, कपालिक और कालामुख। शैव इस संप्रदाय के अनुसार कर्ता शिव हैं, कारण शक्ति और उपादान बिंदु है। अगला पॉइंट, पाशुपत, तो यह शैव मत का सबसे पुराना संप्रदाय है। इस संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? लकुलिश या फिर नकुलिश थे, जिन्हें भगवान शिव के 18 अवतारों में एक माना जाता है। कापालिक, तो कापालिक के इष्ट देव कौन थे? भैरव, जो शंकर के अवतार माने जाते हैं। कालामुख, तो इस संप्रदाय के अनुयायियों को शिव पुराण में महाव्रतधर कहा गया है। ये नर कपाल में ही भोजन, जल एवं सुरापान करते हैं और साथ ही अपने शरीर पर चीता भी भस्म मलते हैं, चीता की भस्म मलते हैं। कालामुख हुआ। लिंगायत संप्रदाय, तो दक्षिण भारत खास करके कर्नाटक में शैव धर्म का विस्तार हुआ। इस धर्म के उपासक दक्षिण भारत में लिंगायत या जैंगम कहे जाते थे। तो अलग अलग शिव संप्रदाय के जो फॉलोअर हैं उनका नाम दिया हुआ है। बसव पुराण में देखिए तो इस संप्रदाय के प्रवर्तक अलम प्रभु को माना गया, अलम प्रभु को, एवं उनके शिष्य हैं बसव का उल्लेख मिलता है। इस संप्रदाय को वीर शिव संप्रदाय भी कहा जाता है। दक्षिण भारत में शैव धर्म का प्रचार नैनार या अडियार संतों के द्वारा किया गया, जो उनकी संख्या जो है लगभग 63 थी। इन्हें श्लोकों के संग्रह को तिरुमुंडय कहा जाता है, जिसका संकलन नंबी आंडला नंबी ने किया है। अगला देखिए, वैष्णव धर्म या फिर भागवत धर्म उसी का नाम है। इससे जुड़े हुए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को, तो वैष्णव धर्म के विषय में प्रारंभिक जानकारी उपनिषद से मिलती है। पिछला वीडियो में हमने आपको पढ़ाया था, उपनिषद हो गया, वेद हो गया, सबके अलग अलग प्रकार, ठीक है। तो वैष्णव धर्म की जो जानकारी है उपनिषद से ही मिलती है। भागवत धर्म से ही इस धर्म के विकास 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व के लगभग हुई थी। अगला पॉइंट है, छांदोगद्य उपनिषद में श्री कृष्ण का उल्लेख सबसे पहले मिलता है। उसमें श्री कृष्ण के देवकी पुत्र ऋषि घोर अंगिस का शिष्य बताया गया है। वैष्णव या भागवत धर्म के संस्थापक, इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो ये वासुदेव कृष्ण थे। वासुदेव कृष्ण के भक्त या उपासक भागवत कहलाते थे। विष्णु के अधिकतम अवतारों की संख्या 24 है, परंतु मत्स्य पुराण में इसके 10 अवतार का ही जिक्र मिलता है। ये 10 अवतार देखिए, मत्स्य हो गया, कुर्म, बराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, बलराम, बुध और कल्कि है। अगला पॉइंट देखिए, एक मानवीय नायक के रूप में वासुदेव के दैवीकरण का सबसे प्राचीन यानी सर्वप्रथम उल्लेख पाणिनि की अष्टाध्यायी से प्राप्त होता है। देखिए इसलिए इंपॉर्टेंट है लाइन बाय लाइन पढ़ना जो मैं पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि हर एक लाइन से प्रश्न बनते हैं। जैसे यहाँ से कई बार पूछता है अष्टाध्यायी के लेखक कौन है, तो ये हो जाएगा पाणिनि, ठीक है। तो अलग अलग ढंग से सेम जो फैक्ट होते हैं, डाटा होते हैं, उसको एग्जामिनर प्रश्न बना के पूछ देता है, इसलिए ध्यान से देखते चलिएगा। अगला पॉइंट देखिए, अवतारावाद का सर्वप्रथम स्पष्ट उल्लेख तथा भागवत धर्म का सिद्धांत कहाँ पर मिलता है, तो ये भगवत गीता में मिलता है। यूनानी राजदूत तक्षशिला निवासी होली ओदैरस ने गरुड़ स्तंभ स्थापित कराया। पहली सदी ईस्वी पूर्व में नाना घाट अभिलेख से संकर्षण, बलराम एवं वासुदेव का विवरण मिलता है। अगला पॉइंट है, दक्षिण भारत में वैष्णव धर्म का प्रचार वेंगी के पूर्व चालुक्य एवं राष्ट्रकूटों के समय में हुआ। राष्ट्रकूट नरेश दंती दुर्ग द्वारा स्थापित एलोरा में दशावतार का मंदिर काफ़ी प्रसिद्ध है। एलोरा में किसका मंदिर है? दशावतार का मंदिर है। विष्णु के अवतारों में बराह अवतार सबसे ज़्यादा लोकप्रिय था। बराह का प्रथम उल्लेख कहाँ पर है? ऋग्वेद में। नेक्स्ट है, इंपॉर्टेंट है, नारायण का सबसे पहले उल्लेख तो यह शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। दक्षिण के भक्ति आंदोलन में तिरुमंगाई, पेरियलवार
स्त्री संत अंडाल एवं नम्मा लावर के नाम उल्लेखनीय है। केरल का संत राजा कुलशेखर, ये विष्णु के भक्त था। अगला देखिए, वामन की उपासना प्रदेश के अलवारों में चिरकाल तक होती रही है। वे बराह की भी उपासना करते थे। असम व कूच बिहार में वैष्णव धर्म का प्रवर्तन कौन थे? तो शंकर देव ने किया। बेशनगर अभिलेख का होलियोडोरस तक्षशिला का निवासी था। यह भगवत धर्म का ज्ञात सर्वप्रथम उल्लेखनीय साक्ष्य। इंपॉर्टेंट पॉइंट, सबसे पहले उल्लेखनीय साक्ष्य कौन सा है? तो बेशनगर का अभिलेख है। अगला अब हम देखेंगे इस्लाम धर्म, ठीक है, या मुस्लिम धर्म बोल सकते हैं इसको। तो इसके संस्थापक माने जाते हैं पैगंबर हजरत मोहम्मद, जिनका जन्म काफ़ी बार पूछता है, ठीक है, पैगंबर हजरत मोहम्मद। तो इनका जन्म जो है काफ़ी बार पूछता है, मक्का में हुआ था 570 ईस्वी में। इनके पिता का नाम अब्दुल्ला और माता का नाम अमीना था। ज्ञान की प्राप्ति इनको हीरा गुफा मक्का के पास 610 ईस्वी में हुआ। इनकी पत्नी का नाम खदीजा, पुत्री का नाम फातिमा, दामाद का नाम अली हुसैन। पवित्र ग्रंथ कुरान। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ। इन्हें ज्ञान की प्राप्ति कब हुई? जन्म, संस्थापक और माता पिता का नाम, ये 5 फैक्ट याद रखना है। इनकी मृत्यु भी इंपॉर्टेंट है, चलिए देखते हैं। तो पैगंबर की मृत्यु हुआ था 8 जून 632 ईस्वी में, मदीना में इनको दफनाया गया। देवदूत गैब्रियल ने पैगंबर मोहम्मद को कुरान अरबी भाषा में संप्रेषित की। इंपॉर्टेंट है, पैगंबर मोहम्मद को कुरान जो है अरबी भाषा में संप्रेषित किसने किया था? तो ये देवदूत गैब्रियल ने किया। मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद इस्लाम 2 पार्ट में विभाजित हुआ, एक शिया और दूसरा सुन्नी। जैसे आपका हीन यान महायान हुआ था, उसी तरह जब इस्लाम धर्म का विभाजन हुआ तो ये 2 भाग हुआ, शिया और सुन्नी में। सुन्नी उन्हें कहा जाता है जो सुन्ना में विश्वास रखते हैं। सुन्ना पैगंबर मोहम्मद के कथनों तथा कार्यों का क्या है? तो विवरण है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, शिया हजरत अली की शिक्षाओं में विश्वास करते हैं एवं उन्हें मोहम्मद का न्याय सम्मत उत्तराधिकारी मानते हैं। हजरत अली मोहम्मद साहब के दामाद थे, ठीक है, शिया हजरत अली। नेक्स्ट देखिए, 661 ईस्वी में हजरत अली की हत्या कर दी गई। हजरत अली के पुत्र हुसैन अली की हत्या 680, इतना इंपॉर्टेंट नहीं, इसको स्किप करते हैं। अगला देखिए जो इंपॉर्टेंट है, पैगंबर मोहम्मद साहब के अधिकारी क्या कहलाए? खलीफा कहलाए। इस्लाम जगत में यह पद 1924 ईस्वी तक रहा। 1924 में इसे तुर्की के शासक मोहम्मद कमाल पाशा ने समाप्त कर दिया। देखिए, अगर आप हिस्ट्री में आधुनिक भारत में पढ़े होंगे खिलाफत आंदोलन, तो इसी से रिलेटेड था, खलीफा पद से ही रिलेटेड था आपका खिलाफत आंदोलन। उसको हम आगे आधुनिक इतिहास में पढ़ेंगे। अगला तथ्य देखिए, सर्वप्रथम पैगंबर मोहम्मद साहब का जीवन चरित्र इब्न इशाक ने लिखा था। पैगंबर मोहम्मद साहब के जन्मदिन पर ईद ए मिलाद नबी पर्व हर साल मनाई जाती है। मोहम्मद साहब की शिक्षाओं एवं उपदेशों का उल्लेख किसमें मिलता है? तो यह कुरान में मिलता है। नेक्स्ट हम देखेंगे ईसाई धर्म। इसके संस्थापक माने जाते हैं ईसा मसीह। जन्म स्थान इनका था बैथले, जो कि जेरूशलम में पड़ता है। इनके पिता का नाम जोसेफ और माता मैरी थी। प्रथम 2 शिष्य इनके इंपॉर्टेंट है, ये ईसा मसीह के प्रथम 2 शिष्य, तो यह एंड्रोट्स एवं पीटर था। पवित्र चिन्ह इनका क्रॉस है इस तरह। जन्म दिवस 25 दिसंबर को, क्रिसमस डे मनाए होंगे आप लोग। अगला है, रोमन गवर्नर पेंटियस ने ईसा मसीह को 33 ईस्वी में सूली पर चढ़ा दिया था। ईसा मसीह ने अपने जीवन के प्रारंभिक 30 वर्ष एक बढ़ई के रूप में ब्रैथलेहम के निकट नाथरेत में बिताए थे। ईसाई धर्म ईश्वर पिता, ईश्वर पुत्र, ईश्वर पवित्र आत्मा में विश्वास रखता है। अगला देखिए, आपका प्राचीन का वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट हुआ अब, जहाँ से काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं। मगध राज्य का उत्कर्ष, ठीक है, एक एक लाइन को देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो मगध के संस्थापक कौन? तो यह बृहद्रथ को माना जाता है। मगध के संस्थापक कौन हुआ? बृहद्रथ।
कैसा लग रहा है वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स, क्योंकि आपके कमेंट के आधार पे ही हम और इम्प्रूव कर सकते हैं, अच्छे वीडियो बना सकते हैं। तो आपका कमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, चाहे ख़राब लगे, बुरा लगे, अच्छा लगे, जैसा भी लगे कमेंट ज़रूर कीजिएगा अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो। देखिए, मगध की राजधानी गिरिभीज जो अभी वर्तमान में राजगीर हो गया है। हर्यक वंश का संस्थापक बार बार पूछता है फ्रेंड्स, इसको ध्यान से नोट डाउन कीजिएगा या पीडीएफ में रिवाइज कीजिएगा, मैं प्रोवाइड करूंगा तो वीडियो देखने के बाद। हर्यक वंश, तो हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार था, जिसने 545 ईस्वी पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा और 52 वर्षों तक इसने शासन किया था। ठीक है, बिंबिसार ने 52 वर्षों तक शासन किया था। बिंबिसार ने राजगिर का निर्माण कर उसे अपनी राजधानी बनाया था। तो राजगिर का निर्माण किसने कराया था? बिंबिसार ने कराया था। नेक्स्ट देखिए, बिंबिसार ने अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए वैवाहिक संबंध का सहारा लिया। ये भी पूछा हुआ प्रश्न है अलग अलग परीक्षाओं में बिहार के, चाहे बीपीएससी पीटी हो, दरोगा हो, बीएसएससी हो, बिहार पुलिस हो, किसी भी एग्जाम की तैयारी अगर आप बिहार में कर रहे हैं तो हमारा वीडियो सीरीज इंपॉर्टेंट होगा। तो देखिए, उसने कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन से शादी किया, वैशाली के चेतक की पुत्री चेलना से शादी किया और पंजाब की राजकुमारी क्षेमभद्रा से भी शादी की। तो उसने 3 विवाह करके वैवाहिक संबंधों के आधार पर अपने साम्राज्य का काफ़ी विस्तार किया था। अगला पॉइंट, 493 ईस्वी पूर्व में बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने कर दी थी और स्वयं गद्दी पर बैठा था। मगध के प्रभुत्व का संस्थापक अजातशत्रु, जिसका नाम कुनिक भी था, वही था। ठीक है, उसने वैशाली के लिच्छवियों को पराजित कर काशी एवं वज्जी संघ को भी पराजित कर मगध में मिलाया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मगध में लिच्छवियों, काशी और वज्जी को किसने मिलाया था? तो यह अजातशत्रु ने मिलाया था। अजातशत्रु किसका पुत्र था? बिंबिसार का पुत्र था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अजातशत्रु के शासन काल में ही राजगीर की सप्तर्षि गुफा में प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था। पिछला पार्ट में जब बुद्ध धर्म पढ़ाए थे तो वहाँ पे आपको याद होगा ये टर्म। ठीक है, प्रथम बौद्ध संगति किसके शासन काल में होता है? अजातशत्रु के शासन काल में, जिसमें बुद्ध के उपदेश को 2 पिटक, विनय पिटक और सूत पिटक में संकलित किया गया था। नेक्स्ट है, 461 ईस्वी में अजातशत्रु की हत्या कर उसके पुत्र उदयन द्वारा कर दी गई और यह प्रीताहंता शासक है। देखिए, बिंबिसार की हत्या किसने की थी? अजातशत्रु। अजातशत्रु की हत्या किसने की? उदयन ने। तो सबने गद्दी के लिए अपने पिता को मारा। ठीक है, और उदयन को प्रीत्यहंता शासक के नाम से जाना गया बाद में। उदयन ने गंगा एवं सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र, जिसका नाम कुसुमपीरा था, नामक नगर की स्थापना की और उसे अपनी राजधानी बनाया। तो काफ़ी बार प्रश्न पूछा गया है कि पाटलिपुत्रा को किसने बसाया या उस पाटलिपुत्रा को अपनी राजधानी किसने बनाया? तो आंसर होगा उदयन। राजगीर को राजधानी किसने बनाया था? तो बिंबिसार ने बनाया था। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए, उदयन कौन सा धर्म का फॉलोअर था, अनुयायी था? तो वह जैन धर्म का अनुयायी था। अगला है, हर्यक वंश का अंतिम शासक उदयन का पुत्र नाग दशक था। उसके अमात्य शिशुनाग ने 412 ईस्वी में उसे राजगद्दी से हटा करके शिशुनाग वंश की स्थापना की। तो प्रश्न पूछेगा हर्यक वंश का संस्थापक, तो आंसर होगा बिंबिसार। ठीक है, और हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो होगा नागदशक। शिशुनाग जो है, शिशुनाग वंश का स्थापना किया था। अगला पॉइंट, शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से हटा करके वैशाली में स्थापित किया था। शिशुनाग के उत्तराधिकारी कौन था? तो कालाशोक, जिसने पुनः अपनी राजधानी पाटलिपुत्र बनाया। तो ऑप्शन के हिसाब से आपको आंसर करना है, कालाशोक और उदयन दोनों ने अपनी राजधानी को पटना या फिर पाटलिपुत्रा को बनाया था। ठीक है, अगला देखिए, कालाशोक के शासन काल में ही 10वें वर्ष में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था। शिशुनाग वंश का अंतिम शासक, तो यह नंदीवर्धन था, जिसका नाम नंदीन भी था। नंद वंश के संस्थापक, तो यह महापद्म नंद, काफी बार पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। ये नंद वंश का संस्थापक कौन था? महापद्म नंद। पुराणों में महापद्म नंद को
सर्व छत्रांक यानी क्षत्रियों का नाश करने वाला तथा वाकर्व यानी दूसरे परशुराम का अवतार कहा गया था। एक विशाल साम्राज्य स्थापित कर उसने एक राट और एक छत्र की उपाधि हासिल की थी। इंपॉर्टेंट है, एक राट की उपाधि किसको मिला था? महापद्म नंद को मिला था। अगला देखिए, महापद्म नंद पहला शासक था जिसने दक्षिण विंध्य पर्वत के दक्षिण में मगध का झंडा फहराया था। नहीं, मगध राज्य को इसने दक्षिण विंध्य पर्वत तक फैला दिया था। नंद वंश का अंतिम शासक तो यह धनानंद, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बार बार ये रिपीट होता है। नंद वंश के संस्थापक महापद्म नंद और अंतिम शासक तो ये धनानंद था। तो यह सिकंदर का समकालीन था। इसे चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु चाणक्य की सहायता से धनानंद की हत्या कर मौर्य वंश के शासन की नींव डाली थी। यानी जब नंद वंश का समाप्ति हुआ तो उसके बाद कौन सी वंश की स्थापना हुई? तो हो जाएगा मौर्य वंश की। देखेंगे सिकंदर से जुड़े हुए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स परीक्षा के लिए जो महत्वपूर्ण होगा। तो सिकंदर का जन्म 356 ईस्वी पूर्व में किया गया हुआ। पिता का नाम था फिलिप जो कि मकदूनिया के शासक थे। उनके गुरु का नाम अरस्तु। सेनापति सिकंदर का कौन था? तो यह सेल्यूकस निकेटर था। अगला पॉइंट देखिए, भारत विजय अभियान के तहत सिकंदर 326 ईस्वी पूर्व में बल्ख बैक्ट्रिया को जीतने के बाद काबुल हेतु हुए हिंदू कुश पर्वत को पार किया था। ठीक है, 326 ईस्वी पूर्व। नेक्स्ट है, तक्षशिला के शासक उस समय अंभी ने आत्मसमर्पण के साथ उसका स्वागत करते हुए उसे आगे के अभियान में सहयोग का वचन दिया था। नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, बार बार ये पूछा गया है। 326 ईस्वी पूर्व में ही सिकंदर को झेलम नदी के तट पर पौरव राज पोरस के साथ वित्सस्ता का युद्ध या झेलम का युद्ध लड़ना पड़ा था। इस युद्ध में पोरस की पराजय हुई। इस युद्ध को हाइडेस्पीज का युद्ध कहा जाता है। ठीक है, तो हाइडेस्पीज का युद्ध कब हुआ? 326 ईस्वी पूर्व में। कौन सा नदी के तट पे? झेलम नदी के तट पे। उस युद्ध को किस नाम से जाना जाता है? वित्सस्ता युद्ध के नाम से। किसके साथ हुई थी? पोरस के राजा के साथ, और जिसमें पोरस की हार हो गई थी। तो 3-4 प्रश्न एक लाइन से यहाँ पे निकला। अगला देखिए, आगे के अभियान के लिए सिकंदर के सैनिकों ने ब्यास नदी पार करने से इनकार कर दिया था। सिकंदर ने निकैया यानी विजयनगर तथा बुक्का फेला यानी घोड़े के नाम पर नामक 2 नगरों की स्थापना की थी। सिकंदर विजित भारतीय प्रदेशों को अपने सेनापति फिलिप को सौंपकर वापस लौट गया था। उसके बाद 323 ईस्वी में बेबीलोन में उसका निधन हो गया। इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, सिकंदर का निधन कब हुआ था? 323 ईस्वी पूर्व में बेबीलोन में। भारत में यूनानी प्रभाव वंश छत्र प्रणाली और उलुक शैली के 2 सिक्के का प्रचलन किया गया था। अगला है मौर्य साम्राज्य, भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य, तो स्ट्रैबो, एरियन, जस्टिन और फ्लूटार्क ने मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस के नाम से पुकारा। ठीक है, तो मौर्य वंश के संस्थापक कौन हो गए? चंद्रगुप्त मौर्य। उनका एक और नाम क्या था? सेंड्रोकोटस। ठीक है, जिसकी पहचान विलियम जोन्स ने चंद्रगुप्त मौर्य से की है। सर्वप्रथम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, सबसे पहले सर विलियम जोन्स ने 1793 ईस्वी में सेंड्रोकोटस की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य से की है। विशाख दत्त कृत मुद्रा राक्षस, देखिए याद कीजिए, इंपॉर्टेंट है। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? तो ये विशाख दत्त हैं। तो विशाख दत्त ने मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त को ब्रिशल या कुलीन नाम से पुकारा है। आगे बढ़ते हैं। तक्षशिला विश्वविद्यालय के आचार्य कौन थे? चाणक्य थे। उन्होंने यह सिंधु एवं झेलम नदियों के बीच स्थित था, तक्षशिला यूनिवर्सिटी। चंद्रगुप्त मौर्य के आचार्य चाणक्य, जिसका नाम कौटिल्य या विष्णुगुप्त था, तो इन्होंने सप्तांग सिद्धांत का प्रतिपादन किया। उसके अनुसार राज्य के अंग कौन कौन है? राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, सेना एवं मित्र। ये 7 जो हैं आपका किसी भी राज्य के अंग थे। 7 जो थ्योरी था दिया गया था किसके द्वारा?
आचार्य चाणक्य के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट, मैकियावेली के प्रिंस की तुलना कौटिल्य के अर्थशास्त्र से की जाती है। पाटलिपुत्र में चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः किसका बना हुआ था? लकड़ी का बना हुआ था। इंपॉर्टेंट है, पूछा गया क्वेश्चन है। पाटलिपुत्र में जो चंद्रगुप्त का महल था किस चीज से बना था? लकड़ी का बना था। जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य की सेना को डाकुओं का गिरोह कहा है। इसी ने सेंट्रोकोटस यानी चंद्रगुप्त मौर्य तथा सिकंदर महान की भेंट का वर्णन किया है। अभिधान चिंतामणि में कौटिल्य के कई नामों का उल्लेख मिलता है। यूनानी लेखक प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त ने 6 लाख की सेना लेकर संपूर्ण भारत को रौंद डाला और उस पर अधिकार कर लिया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को, इंपॉर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को 305 ईस्वी पूर्व के एक युद्ध में पराजित किया। उसके बाद हुई एक संधि के तहत सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त को 4 प्रांत एरिया, आराकोशिया, जेंड्रोसिया और पेरीपेमिस्डाई यानी काबुल, कांधार, मकरान, हिरात दहेज में दिए थे, जब चंद्रगुप्त ने उसकी पुत्री कॉर्नेलिया से विवाह किया था। इस युद्ध का वर्णन हिप्पियास के द्वारा किया गया है। अगला देखिए, प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने भी सेल्यूकस को 500 हाथी उपहार में दिया था। तो अलग अलग ऑप्शन में दिया रहेगा कि किसके अनुसार कौन सा कथन जो है किसने कहा, या इसके अनुसार निम्न में से कौन सही है। तो इस तरह के प्रश्न पूछ सकता है यहाँ से। अगला देखिए, जो कि बार बार पूछता है हिस्ट्री में, सेल्यूकस ने अपने राजदूत मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा था, जिसने मौर्य प्रशासन पर इंडिका पुस्तक लिखी थी। ठीक है, तो इंडिका के लेखक कौन है? मेगास्थनीज। यह पूछेगा चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज को किसने भेजा? तो आंसर होगा सेल्यूकस ने। नेक्स्ट पॉइंट, चंद्रगुप्त मौर्य ने जब मगध पर आक्रमण किया तो उस समय वहाँ का शासक कौन था? ये भी बार बार पूछता है। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य जब मगध पर आक्रमण किया था तो मगध का जो शासक था वह कौन था? धनानंद था। नेक्स्ट देखिए, गिरनार अभिलेख से ज्ञात होता है कि चंद्रगुप्त के राज्यपाल पुष्यगुप्त वैश्य ने सुदर्शन नामक झील का निर्माण करवाया था। इंपॉर्टेंट है, ये जो सुदर्शन नामक झील है वो कहाँ पर स्थित है वर्तमान समय में? तो गुजरात में। ठीक है, तो सुदर्शन नामक झील का निर्माण किसने करवाया? तो आंसर होगा पुष्यगुप्त वैश्य ने। ठीक है, कहाँ से इसकी जानकारी प्राप्त होती है? तो आंसर होगा गिरनार अभिलेख। एक एक लाइन इंपॉर्टेंट। अगला देखिए, जब मगध में 12 वर्ष तक दुर्भिक्ष यानी अकाल पड़ा तो चंद्रगुप्त मौर्य राज्य त्याग कर जैन आचार्य भद्रबाहु के साथ श्रवण बेल गोला, जो कि कर्नाटका में स्थित है, चले गए थे। यहीं पर निराहार समाधिस्थ होकर चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने प्राण त्याग दिए थे। इंपॉर्टेंट पॉइंट, चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो ये होगा श्रवण बेलगोला, कर्नाटका में। आगे हम देखेंगे बिंदुसार के बारे में। तो यूनानी लेखकों में बिंदुसार का नाम अमित्रघात था। इंपॉर्टेंट है, बिंदुसार का एक और नाम क्या था? अमित्रघात। वायुपुराण में भद्रसार और जैन ग्रंथों में उसे सिंहसेन कहा गया। तो कुल मिलाकर बिंदुसार के नाम से कौन कौन नाम से जाना गया? अमित्रघात, भद्रसार और सिंहसेन। अगला देखिए, तिब्बती लांबा तारानाथ एवं जैन अनुश्रुति के अनुसार चाणक्य बिंदुसार का भी प्रधानमंत्री रहा है। स्ट्रैबो के अनुसार सीरिया शासक एंटियोकस ने डायमेकस नामक अपना एक राजदूत बिंबिसार के दरबार में भेजा था। ठीक है, डायमेकस नामक राजदूत किसके दरबार में गया था? बिंदुसार के दरबार में। किसने भेजा था? तो यह एंटियोकस ने भेजा था। अगला लाइन, तक्षशिला में हुए विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार ने पहले अशोक को भेजा और दूसरी बार सुसीम को भेजा था। अगला पॉइंट देखिए, इतिहासकार तारानाथ ने बिंदुसार को 2 समुद्रों के बीच की भूमि को जीतने वाला शासक कहा था। एथियंस के अनुसार बिंदुसार ने सीरिया के शासक एंटियोकस से मीठी मदिरा, सूखे अंजीर एवं एक दार्शनिक भेजने की प्रार्थना की थी। सीरियाई सम्राट ने प्रथम 2 वस्तुएं भेज दी थी तथा तीसरी वस्तु अर्थात दार्शनिक के संबंध में यह कहलवा भेजा
कि यूनानी कानून के अनुसार दार्शनिक का विक्रय नहीं किया जा सकता। इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर पूछेगा कि बिंदुसार ने सीरिया के शासक से किस किस चीज़ का मांग किया, ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, ठीक है। तो उसमें मीठी मदिरा, सूखे जंजीरें और दार्शनिक, कौन कौन चीज़ को भेजा, तो मीठी मदिरा और सूखा अंजीर भेजा, लेकिन उसने दार्शनिक नहीं भेजा था, ठीक है। अगला पॉइंट, बिंदुसार की मृत्यु कब हुई, 269 ईस्वी पूर्व में, और उसके बाद अशोक का राज्य अभिषेक किया गया था। अब हम देखेंगे अशोक से, बार बार यहाँ से प्रश्न पूछेगा। तो सिंहली अनुश्रुति के अनुसार अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या करके सिंहासन प्राप्त किया था। मौर्य सम्राट अशोक की माता का नाम क्या था, तो यह सुभद्रांगी था। अशोक ने अपने राज्य अभिषेक के 8वें वर्ष यानी 261 ईस्वी पूर्व में कलिंगा पर आक्रमण किया। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट फ्रेंड्स, इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अशोक ने कलिंगा पर आक्रमण कब किया था, तो आंसर होगा 261 ईस्वी पूर्व। और जब अशोक ने वहाँ पे चढ़ाई किया तो कलिंग का शासक कौन था, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो उस समय शासक का नाम था नंदराज। अगला देखिए, मास्की, गुर्जरा, नेतुर और उदयगेलम के शिलालेख में उसका नाम अशोक मिलता है, जबकि पुराणों में अशोकवर्धन, ठीक है। तो कौन कौन से अभिलेख में जो सम्राट अशोक का नाम है अशोक है, आंसर होगा मास्की, गुर्जरा, नेतुर और उदयगेलम। अशोकवर्धन, बाकी पुराणों में अशोकवर्धन उनको कहा गया। अशोक की शिलालेख किस किस लिपि में लिखी हुई है, इसको भी ध्यान दीजिएगा, बार बार ये भी पूछा जाता है। तो ब्राह्मी, खारोष्टी, ग्रीक, अरमाइक लिपि, ये 4 प्रकार की लिपि में जो है अशोक के शिलालेखों में विभिन्न चीज़ें जो है जानकारियाँ वह लिखित हैं। अशोक के 5 प्रांत देखिए, तो अशोक के समय प्रांतों की संख्या 5 थी। पांचों को चक्र के नाम से जाना जाता था। प्रांतों के प्रशासक कुमार, आर्यपुत्र या राष्ट्रिक कहलाते थे। अलग अलग प्रांत के शासक को किस नाम से जाना जाता था, कुमार, आर्यपुत्र या फिर राष्ट्रिक। अब देखिए इस 5 प्रांत, तो उत्तरापथ, इसकी राजधानी तक्षशिला थी। अवंती की राजधानी उज्जैनी थी। कलिंग की राजधानी तोसिली। दक्षिण पथ की राजधानी सुवर्णगिरी। और प्राच्य या फिर पूर्वी प्रदेश की राजधानी क्या थी, पाटलिपुत्र था। नेक्स्ट है, राज्य अभिषेक से पूर्व अशोक क्या था, तो यह उज्जैन का राज्यपाल था। कल्हन की राजतरंगी, ध्यान दीजिएगा, राजतरंगी के लेखक कौन है, तो यह कल्हन है। तो उसके अनुसार अशोक शिव का उपासक था, यानी शिव के भक्त थे, तथा उसने कश्मीर में बित्सता नदी के किनारे श्रीनगर नामक नगर की स्थापना की थी। देखिए पिछला वीडियो में हमने आपको बताया था बित्सता नदी का प्राचीन नाम था और आधुनिक नाम क्या था। तो इसका आंसर आप कमेंट करके हमें बताइए, आपका होमवर्क है। याद है पिछला वीडियो आपने अगर देखा है, नहीं तो PDF पढ़ करके देख करके या फिर गूगल करके हमको बताइए कि बित्सता नदी का आधुनिक नाम क्या है। आंसर ज़रूर बताइएगा कमेंट में। ये हमारा सेशन इंटरेक्टिव होना चाहिए, सिर्फ चिल्लाने वाला वीडियो हमारा नहीं होगा। आप ध्यान से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए। चलिए आगे देखते हैं। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र का नाम क्या था, महेंद्र, एवं पुत्री संघमित्रा, इन दोनों को श्रीलंका भेजा था। अशोक के बौद्ध होने का सबसे प्रबल प्रमाण उसका भाबरू स्तंभ से प्राप्त हुआ है। यह एक लघु शिलालेख है जिसमें अशोक स्पष्टतः बुद्ध, धम्म एवं संघ का अभिवादन करता था। ये तीनों अशोक के त्रिरत्न कहलाते हैं, ठीक है। अशोक के त्रिरत्न कौन कौन है, बुद्ध, धम्म और संघ। इसकी प्रमाण कहाँ से मिलता है कि अशोक बौद्ध धर्म का पालन करता था, तो ये जगह भाबरू शिलालेख अभिलेख से, जो कि राजस्थान में स्थित है। अगला पॉइंट देखिए, अशोक ने जो धम्म की परिभाषा दी है वह राहुलोबाद सूत्र से ली गई है। अपनी प्रजा में नैतिक उत्थान के लिए अशोक ने जिन आचारों की संहिता प्रस्तुत की उसे अपने अभिलेख में धम्म कहा गया है। नेक्स्ट देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट, अशोक का 7वां अभिलेख, ठीक है। सबसे लंबा अभिलेख अशोक का कौन सा है, तो यह अशोक का 7वां अभिलेख है। और सबसे छोटा अभिलेख तो यह हो जाएगा रुमनदेई स्तंभ अभिलेख, ठीक है। पूछेगा अशोक का सबसे लंबा अभिलेख, आंसर होगा 7वां अभिलेख। सबसे छोटा अभिलेख तो होगा ये आपका। नेक्स्ट पॉइंट है,
नेपाल की तराई से अशोक के दो अभिलेख रुम्नदेई एवं निगलावा स्तंभ लेख प्राप्त हुए हैं। रुम्नदेई अभिलेख बुद्ध के संबंधित है, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, रुम्नदेई अभिलेख जो है बुद्ध के जन्म से संबंधित है। अगला पॉइंट है, मौर्य सम्राट अशोक ने प्रथम अस्पताल एवं औषधि बाग का निर्माण करवाया था। अशोक कालीन पश्चिमी शक्तियाँ यवन, गांधार, काम्बोज का उल्लेख 5वें और 13वें शिलालेख में वर्णित है। अगला देखिए, रुम्नदेई अभिलेख से विदित होता है कि लुम्बिनी यात्रा के अवसर पर अशोक ने वहां भूमि कर की दर 1/8 से घटा करके 1/6 कर दी थी। इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रुम्नदेई अभिलेख से क्या पता चलता है कि जो दर है, टैक्स है, वह लुम्बिनी यात्रा के समय 1/8 से घटा करके 1/6 कर दिया गया था। मेगास्थनीज के अनुसार नगर का प्रशासन 30 सदस्य का एक मंडल करता था जो 6 समितियों में विभक्त था, बटा हुआ था। प्रत्येक समिति में 5-5 सदस्य होते थे। अगला देखिए, अर्थशास्त्र में गुप्तचर को गूढ़ पुरुष कहा गया है। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 वर्गों में विभाजित किया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स, इसको आप ध्यान दीजिएगा। कई बार पूछा गया कि मेगास्थनीज के अनुसार भारतीय समाज जो है कितने वर्गों में विभाजित था, तो वह 7 था, ठीक है। कौन कौन आप देख रहे हैं, पहला है दार्शनिक, दूसरा किसान, तीसरा अहीर, चौथा कारीगर, पांचवा सैनिक, छठा निरीक्षक और सातवां सभासद। प्रांतों का विभाजन विषय में किया गया था जो विषयपति के अधीन होते थे। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती थी, गोप कहलाती थी, जो 10 ग्रामों का शासन जो है संभालता था। सम्राट की सहायता के लिए मंत्री परिषद होते थे जिनमें सदस्यों की संख्या 12, 16 या 20 हुआ करती थी। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट काफ़ी ज़्यादा, मास्की लघु शिलालेख में अशोक को देवान प्रिय कहा गया है, ठीक है। पूछेगा कि किस अभिलेख में अशोक को देवान प्रिय कहा गया, तो आंसर हो जाएगा मास्की का लघु शिलालेख। अशोक के कौशाम्बी अभिलेख को रानी का अभिलेख के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट देखिए, कौटिल्य एवं मेगास्थनीज के अनुसार सम्राट की अंगरक्षक महिलाएं होती थी, यानी उनके बॉडीगार्ड जो थे वह लेडीज थी। मौर्यकालीन जनसाधारण की भाषा क्या थी, तो यह पाली थी। इंपॉर्टेंट पॉइंट, मौर्यकाल का जो भाषा क्या था, वह पाली था। अतः अशोक के अधिकांश अभिलेख इसी भाषा में लिखे गए हैं। अशोक ने बराबर की पहाड़ियों तथा उसके पुत्र दशरथ ने नागार्जुनी पहाड़ियों में आजीविकों को 4 गुफाएं प्रदान की, जिसके नाम क्या था, कर्ज, चेवार, सुदामा एवं विश्व झोपड़ी। एक प्रश्न बीपीएससी में पूछा गया था कि आजीविकाओं का निवास, तो यह बराबर का गुफा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार पुलिस का रिटेन आपको इस बार किसी भी कीमत पे निकालना है, ठीक है। अपने सपनों को साकार करना है, वर्दी लेना है। अगर आपको पढ़ने में मन ना लगे तो अपने मम्मी पापा के बारे में सोचिएगा, अपने सपनों के बारे में सोचिएगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे इसी उम्मीद से कि आप अच्छे से मेहनत से पढ़ रहे होंगे और हमारे कंप्लीट वीडियो सीरीज़ को ध्यान से पढ़िएगा ताकि आप अच्छा कर सकें एग्जाम में। अगला पॉइंट है, अशोक के अभिलेखों की साम्यता ईरानी शासक डेरियस I के अभिलेखों से की जाती है। भाब्रू स्तंभ, ये भी इंपॉर्टेंट है। भाब्रू स्तंभ लेख में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया था। पूछा गया है प्रश्न कि मगध का सम्राट कौन से लेख में या अभिलेख में अशोक ने खुद को बताया, तो हो जाएगा भाब्रू स्तंभ अभिलेख। अगला देखिए, अशोक की जीवन की महत्वपूर्ण घटनाएं, तो कलिंग युद्ध, तो यह अशोक के अभिषेक के यानी राज्याभिषेक के 8वें वर्ष में हुआ, जो कि 261 ईस्वी पूर्व था। बौद्ध धर्म इन्होंने अभिषेक के 9वें वर्ष में ग्रहण किया। बौद्ध यात्रा 10वें वर्ष में और लुम्बिनी की यात्रा राज्याभिषेक के 20वें वर्ष में किया था। अगला पॉइंट है, दिव्य वादन के अनुसार उपगुप्त नामक भिक्षु से दीक्षित होकर ही अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था, ठीक है। तो बौद्ध धर्म गुरु कौन था जिसने अशोक को शिक्षा दिया, तो आंसर होगा उपगुप्त। 1750 ईस्वी में टीफेथिल्टर महोदय ने सबसे पहले अशोक के स्तंभ का पता लगाया, किंतु
जेम्स प्रिंसेप ने 1837 ईस्वी में इसमें पढ़ने में जो है सफलता प्राप्त की थी। यहाँ से प्रश्न पूछा गया है कि अशोक के शिलालेखों को सबसे पहले किसने पढ़ा, तो आंसर होगा जेम्स प्रिंसेप। कब? 1837 ईस्वी। अशोक ने प्रथम पृथक शिलालेख में यह घोषणा की है कि सभी मनुष्य जो है मेरे संतान हैं। अशोक के समकालीन सिंहल नरेश तिरसा था। उन्होंने भी देवान प्रिय यानी डियर्स ऑफ गॉड की उपाधि धारण की थी। प्लिनी के अनुसार मिस्र के राजा फिलाडेल्फस यानी टॉलमी II ने अशोक के दरबार में पाटलिपुत्र में डियानीसियस नामक एक राजदूत भेजा था। व्यापारियों के काफिले को सार्थवाह कहा जाता था। मौर्य काल में हैक्स यानी चोरी को छुपाने के लिए कौन सा सजा दी जाती थी? मृत्यु दंड दी जाती थी। भाग व बलि मौर्य काल में राजस्व के प्रमुख स्रोत थे। इंपॉर्टेंट पॉइंट, मौर्य काल में राजस्व का प्रमुख स्रोत यानी गवर्नमेंट के इनकम का मुख्य स्रोत क्या था? तो यह भाग और बलि था। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा। बौद्ध परंपरा और उनकी लिपियों के अनुसार अशोक ने टोटल 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया था। मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक इंपॉर्टेंट तो यह कौन था? बृहद्रथ था, जिसकी हत्या 185 ईस्वी पूर्व में उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने की थी और उसके बाद शुंग वंश की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट देखिए, अर्थशास्त्र में वर्णित अशोक के 18 तीर्थार्थ कौन कौन थे? तो पहला मंत्री एवं पुरोहित, तो ये मंत्री, पुरोहित, प्रधानमंत्री तथा प्रमुख अधिकारी थे। सम्हारता कहा जाता था राजस्व विभाग के प्रधान अधिकारी को। सन्निधाता तो यह राजकीय कोषाधिकारी होता था। सेनापति को ही कहा जाता था। युवराज राजा के उत्तराधिकारी राजपुत्र को। प्रदेष्टा तो यह फौजदारी न्यायालय का न्यायाधीश या फिर कमिश्नर को कहा जाता था। नायक सेना का संचालक होता था। कर्मांतिक तो देश के उद्योग धंधे का प्रधान निरीक्षक कर्मांतिक कहलाता था। व्यवहारिक तो दीवानी न्यायालय का न्यायाधीश। मंत्री परिषदाध्यक्ष तो ये मंत्री परिषद का जो अध्यक्ष होता था। दंडपाल तो सैन्य सामग्री जुटाने वाला प्रथम अधिकारी। अंतपाल तो सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक। दुर्गपाल देश के भीतरी दुर्गों का रक्षक या प्रबंधक। नागरक या फिर पौर तो यह नगर का प्रमुख अधिकारी होता था, ये पूछा हुआ है। प्रसारता तो राजकीय कागजातों को सुरक्षित रखने वाला अधिकारी कहलाता था। देवारिका तो राजमहलों की देखरेख करने वाला प्रधान अधिकारी होता था। अगला देखिए, अंतर्वेशिक तो सम्राट के अंगरक्षक सेना का अधिकारी होता था। आठविक तो वन विभाग का प्रधान अधिकारी होता था। ये आगे बढ़ते हैं। धम्म महामंत्र तो नवीन अधिकारी जो जनता में धम्म के प्रति रुचि पैदा करता था उसको धम्म महामात्र कहा जाता था। युक्त यह जिले का अधिकारी होता था। राजुक इंपॉर्टेंट है ये, तो भूमि की पैमाइश करने वाला एवं न्यायिक अधिकारी को राजुक कहा जाता था। सीताध्यक्ष राजकीय कृषि विभाग का अध्यक्ष। आकाराध्यक्ष खानों का अध्यक्ष। लक्षणा अध्यक्ष तो यह मुद्रा जारी करने वाला अधिकारी होता था। रूपजीवा स्वतंत्र रूप से वेश्यावृत्ति करने वाली स्त्रियां रूपजीवा कहलाती थी। ब्रह्मोदय तो राजा द्वारा शिक्षक पुरोहित ब्राह्मण को दान में दी जाने वाली भूमि ब्रह्मोदय कहलाता था। आगे देखिए, एग्रोन मोई तो मार्ग निर्माण का विशेष अधिकारी एग्रोन मोई कहा जाता था। संस्था तो एक ही स्थान पे संगठित होकर गुप्तचरी करने वाला संस्था। रूपदर्शक मुद्राओं का परीक्षण करने वाले अधिकारी। संचरा घूम घूम कर गुप्तचरी करने वाली संस्था को कहा जाता था। प्रदेशिका तो यह जिला अधिकारी, ठीक है, अर्थव्यवस्था के प्रदेष्टा को। कंटक शोधन फौजदारी न्यायालय। और पैतवा अक्षक तो यह तौल मापी का प्रभारी होता था। अब हम देखेंगे अशोक के स्तंभ अभिलेख, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, रिवीजन में इजी होगा। तो स्तंभ लेखों की संख्या 7 है जो 6 विभिन्न स्थल पर उत्कीर्ण पाए गए हैं यानी खनन के दौरान पाए गए हैं। पहला है दिल्ली टोपरा, तो प्रारंभ में यह उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में स्थित था। फिरोज शाह तुगलक, ध्यान दीजिएगा, अशोक के किस अभिलेख को या फिर पूछता है कि अशोक के एक अभिलेख को किस राजा ने
उत्तर प्रदेश से दिल्ली लाया था, तो ये फिरोज शाह तुगलक ने लाया था। इस पर अशोक के 7 अभिलेख उत्कीर्ण हैं। दूसरा है दिल्ली मेरठ, तो यह प्रारंभ में मेरठ में था, फिरोज शाह तुगलक ने इसे दिल्ली ले आया। लौरिया राज, तो यह बिहार के चंपारण जिले में स्थित है। लौरिया नंदगढ़, यह भी बिहार के चंपारण जिले में स्थित है। रामपुरवा, यह भी चंपारण में है। छठा है प्रयाग, तो यह सबसे पहले कौशाम्बी में था, बाद में इसे अकबर के द्वारा इलाहाबाद के किले में रखा गया था। नेक्स्ट देखिए, अशोक के अभिलेखों में वर्णित विषय। तो पहला शिलालेख, उत्सव के अवसर पर पशु हत्या वर्जित थी। राजकीय रसोई में 2 मोर एवं 1 हिरण के वध का उल्लेख पहला शिलालेख में मिलता है। दूसरा शिलालेख, चोल, पांड्य, सतपुत्र, केरल पुत्र एवं श्रीलंका की भूमि का वर्णन मिलता है। पशु एवं मानव चिकित्सीय सुविधा का वर्णन भी दूसरे शिलालेख में ही है। तीसरा शिलालेख, युक्तकों, प्रादेशिकों, राजूकों को 5 वर्ष के अंतराल में साम्राज्य के सभी भागों से भ्रमण करने का आदेश उल्लेखित है। छठा देखिए, चौथा शिलालेख, तो इस अभिलेख में भेरी घोष के स्थान पर धम्म घोष की घोषणा की गई है। पांचवा देखिए, धर्म महामात्रों की नियुक्ति, छठा शिलालेख है। सशक्त प्रशासनिक व्यवस्था एवं आत्मनियंत्रण का उल्लेख। सातवां, मानव समुदायों के मध्य सहअस्तित्व, आत्मसंयम एवं शुद्धता का उल्लेख है इसमें। आठवां शिलालेख देखिए, अशोक द्वारा संपादित की गई धम्म यात्राओं के संबंध में वर्णित मिलती है। नौवां शिलालेख, अनावश्यक गतिविधियों को रोककर धर्म विषयक गतिविधियों पर बल दिए जाने का उल्लेख 9वें शिलालेख में है। 10वां देखिए, तो इसमें अशोक ने आदेश दिया है कि राजा एवं उच्च पदाधिकारी हमेशा प्रजा के हित में ही सोचेंगे। तो ये देख लिया हमने 10 अभिलेख को। अगला है 11वां, तो इसमें लिखा हुआ है धम्म की शिक्षा, धम्म की प्रशंसा एवं धम्म में सहयोग प्रदान करने का उल्लेख। 12वां में है धार्मिक सहिष्णुता, सर्वधर्म स्वभाव की अवधारणा यानी सेकुलर। 13वां देखिए शिलालेख में है क्या है, कलिंग युद्ध का वर्णन। इंपॉर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा ये एग्जाम के लिए कि कौन से शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है, वह धम्म विजय का उल्लेख। तो ये हो जाए 13वां शिलालेख। 14वां है, इस अभिलेख में अशोक ने पूर्व संदेशों की पुनरावृत्ति यानी पहले जो भी संदेश दिया सबको रिपीटेशन किया गया है 14वें शिलालेख में। नेक्स्ट देखिए मौर्योत्तर काल यानी मौर्य वंश के बाद का काल। तो इसमें पहला है शुंग वंश जो कि 1885 से 75 ईसा पूर्व तक चली। तो शुंग वंश की स्थापना 1885 ईस्वी पूर्व में मौर्य सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या करके की थी। पीछे भी हमने देखा था बृहद्रथ की हत्या किसने की थी, तो यह पुष्यमित्र शुंग ने किया था। अगला देखिए शुंग वंश के शासकों की राजधानी, तो यह विदिशा है। पुष्यमित्र शुंग कट्टर ब्राह्मणवादी था। उसके 2 अश्वमेघ यज्ञ का अनुष्ठान किया था। ठीक है, पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेघ यज्ञ का अनुष्ठान किया था। पतंजलि उस अश्वमेघ यज्ञ का पुरोहित है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, पतंजलि जो था अश्वमेघ का पुरोहित था। पुष्यमित्र शुंग ने अशोक द्वारा निर्मित 84,000 स्तूपों को नष्ट करने की कोशिश की थी। कुछ को नष्ट कर पाया, कुछ को नहीं कर पाया था। अगला देखिए पुष्यमित्र शुंग द्वारा भारहूत स्तूप का निर्माण करवाया गया था। ठीक है, भारहूत स्तूप का निर्माण किसने किया, तो यह पुष्यमित्र शुंग ने किया था। अगला है सूत वंश के 9वें शासक भागभद्र के शासनकाल में यवन शासक एंटियालिक्टस का राजदूत हिलियोडोरस ने विदिशा में वासुदेव के सम्मान में गरुड़ स्तंभ जो है वह स्थापित किया था। 3 पॉइंट यहाँ देखिए। वासुदेव के संबंध में कौन सा स्तंभ स्थापित किया गया होगा, गरुड़ स्तंभ। किसने किया था, तो ये हो जाएगा हेलियोडोरस ने। हेलियोडोरस का कौन सा या फिर किसका राजदूत था, तो हो जाएगा एंटियालिक्टस। तो इस तरह से 3-4 प्रश्न यहाँ पे आपको निकले। चलिए आगे बढ़ते हैं। हेलियोडोरस का गरुड़ स्तंभ हिंदू धर्म से संबंधित प्रथम प्रस्तर स्मारक है। शुंग वंश का अंतिम शासक इंपॉर्टेंट है। शुंग वंश का अंतिम शासक तो यह था देवभूति। प्रथम शासक कौन था, पुष्यमित्र शुंग था। नेक्स्ट पॉइंट, शुंग काल में संस्कृत भाषा का पुनरुत्थान हुआ।
इसके उत्थान में महर्षि पतंजलि का विशेष योगदान था। अगला वंश है कण्व वंश, जो कि 75 से 30 ईस्वी पूर्व तक चला। शुंग वंश के अंतिम शासक देवभूति की 73 ईस्वी पूर्व में हत्या कर वासुदेव ने मगध में कण्व की स्थापना की थी। तो कण्व वंश का संस्थापक कौन हो गया? वासुदेव। कण्व वंश का अंतिम शासक तो यह सुशर्मा था। ये 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है इस वंश में। चलिए अगला है सातवाहन वंश, बहुत इंपॉर्टेंट। तो सातवाहन वंश की स्थापना 60 ईस्वी पूर्व में सिमुक ने की थी। सिमुक प्रथम सातवाहन शासक था। सातवाहन शासकों ने अपनी राजधानी तो यह प्रतिष्ठान में स्थापित किया था। सतकर्णी प्रथम सातवाहन वंश का प्रथम योग्य शासक था। इसकी उपलब्धियों का ज्ञान नायानिका के नासिक लेख से होता है। पुराणों में सातकर्णी प्रथम को कृष्ण का पुत्र कहा गया है। इसने 2 अश्वमेध तथा एक राजसु यज्ञ का अनुष्ठान किया है। अगला पॉइंट देखिए, सतकर्णी प्रथम ने मालव शैली की गोल मुद्राएं तथा अपनी पत्नी के नाम पर रजत मुद्राएं उत्कीर्ण करवाई थी। सातवाहन शासक हाल ही में गथा सप्तशती नामक प्राकृत भाषा में एक मुक्तक के काव्य की रचना की। गौतमी पुत्र सतकर्णी इस वंश के 23वां सबसे महान शासक था। उसने शाकों को हराया तथा क्षत्रिय शासकों के दर्प को चूर किया था, यानी घमंड को चूर किया। गौतमी पुत्र सतकर्णी का साम्राज्य संभवतः उत्तर में मालवा से लेकर के दक्षिण में कर्नाटक तक, यानी लगभग इंडिया के मैक्सिमम क्षेत्र पे उसने शासन किया। गौतमी का पुत्र वशिष्ठी पुत्र पुलमावी राजा बना। इसे प्रथम आंध्र सम्राट कहा जाता है। ठीक है, तो प्रथम आंध्र सम्राट से किसको जाना जाता है? तो पुलमावी। नेक्स्ट देखिए, पुलमावी ने अपनी राजधानी आंध्र प्रदेश के औरंगाबाद जिले में गोदावरी नदी के किनारे पैठान या प्रतिष्ठान में बनाई। यज्ञ श्री सतकर्णी सातवाहन वंश का अंतिम शासक। इंपॉर्टेंट, फर्स्ट और लास्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो यज्ञ श्री सतकर्णी कौन था? सातवाहन वंश का अंतिम शासक। यज्ञ श्री सतकर्णी व्यापार एवं जल यात्रा का प्रेमी था। उसके सिक्कों पर जहाज के चित्र बने हुए हैं। भारी संख्या में मिले रोमन सिक्कों से बढ़ते व्यापार का संकेत भी मिलता है। सातवाहन शासक के अधिकांश सिक्के किसके थे? सीसा के बने थे। उन्होंने प्रोटीन, तांबे एवं कांसे की मुद्राएं भी चलाई थी। अगला देखिए, ब्राह्मणों को भूमि दान या जागीर देने वाला प्रथम शासक सातवाहन ही थे। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, कि ब्राह्मणों को भूमि दान या जागीर देने वाले प्रथम शासक कौन हुआ करते थे? तो हो जाएगा सातवाहन। किंतु उन्होंने अधिकतर भूदान बौद्ध भिक्षुओं को ही दिया था। सातवाहन काल में व्यापार व्यवसाय में चांदी एवं तांबे के सिक्के का प्रयोग किया जाता था, जिसको करशापन के नाम से जाना जाता था। जिलों में अशोक के काल की तरह ही आहार कहा जाता था। सातवाहन शासकों की भाषा क्या थी? प्राकृत एवं लिपि ब्राह्मी। इंपॉर्टेंट लाइन है, काफी ज्यादा ध्यान दीजिए इसको। ठीक है, सातवाहनों शासक का भाषा क्या था? प्राकृत एवं लिपि तो ब्राह्मी लिपि थी। सबसे मशहूर चैत्य पश्चिमी दक्कन में कार्ले का चैत्य तथा स्तूपों में सबसे प्रसिद्ध अमरावती का स्तूप है। सातवाहनों का समाज मातृसत्तात्मक था। उसके राजाओं के नाम उनकी माताओं के नाम पर रखने की प्रथा थी, यानी महिलाओं को ज़्यादा प्रायोरिटी दिया गया था, जैसे गौतमी पुत्र, वशिष्ठी पुत्र। लेकिन सातवाहन राजकुल पितृसत्तात्मक था, यानी राजकुल जो था वह पिता के बेटे इस तरह राजा बनते थे, लेकिन जो समाज था वह मातृसत्तात्मक था, क्योंकि राजा सिंहासन का उत्तराधिकारी पुत्र ही होता था, जैसा हमने बताया। तो राजकुल पितृसत्तात्मक और समाज मातृसत्तात्मक थी। अगला देखिए, भारत के यवन राज्य। तो भारत पर आक्रमण करने वाले विदेशी आक्रमणकारियों का क्रम इसको याद रखिएगा। तो सबसे पहले इंडो ग्रीक, फिर शक, फिर पहलव और फिर कुषाण था। देखेंगे इंडो ग्रीक से जुड़े हुए इंपॉर्टेंट प्रश्नों को। तो भारतीय सीमा में सर्वप्रथम प्रवेश करने का श्रेय तो यह डेमेट्रियस प्रथम को है। पूछेगा कौन सा इंडो ग्रीक जो था वह भारत में पहली बार प्रवेश किया, यह
भारत राज्य करने के उद्देश्य से आया, तो हो जाएगा डेमेट्रियस प्रथम। तो इसने 183 ईस्वी पूर्व में लगभग पंजाब के कुछ भाग को जीतकर शाकल को अपनी राजधानी बनाया था, जो वर्तमान समय में सियालकोट है। डेमेट्रियस ने भारतीयों के राजा की उपाधि की धारण की और यूनानी तथा खारोष्टी दोनों लिपियों वाले सिक्के चलाए थे। डेमेट्रियस के उपरांत यूक्रेटाइडस ने भारत के कुछ हिस्से को जीतकर तक्षशिला को अपनी राजधानी बनाया था। अगला है मिनांडर, जो कि 160 से 120 ईस्वी पूर्व तक था, सबसे प्रसिद्ध यमन शासक था। इसने भारत में यूनानी सत्ता को स्थायित्व यानी परमानेंट रूप से इस्टेब्लिश किया था। मिनांडर ने नागसेन यानी नागार्जुन से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी, इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए, भारत में सबसे पहले सोने का सिक्का, तो यह मिनांडर ने ही जारी किया था, इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, सर्वप्रथम इंडो ग्रीक शासकों ने ही लेख वाले सिक्के यानी मुद्रा लेख तथा सोने के सिक्के जारी किए थे। मिनांडर की कांस्य मुद्राओं पर धर्मचक्र का चिन्ह मिलता था। भारत में यवनों का प्रथम आक्रमण पुष्यमित्र शुंग के समय हुआ, इंपॉर्टेंट है। यमन भारत में सबसे पहले आक्रमण किए तो उस समय यहाँ का शासक कौन था, तो वह पुष्यमित्र शुंग था, जिसने शुंग वंश की स्थापना की थी। और इसके जो लेख है वह गार्गी संहिता एवं मालविकाग्नि मित्र में किया हुआ है। गांधार एवं मथुरा की बुद्ध व बौद्धिस्ट तत्वों की मूर्तियों पर यूनानी और रोम कला का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। अगला देखिए, शाक। तो यूनानियों के बाद शाक भारत आए। शाक मूलतः मध्य एशिया के निवासी थे। यह अपने आप को क्षत्रप कहते थे। शाक 5 शाखाओं में विभक्त था, जिनमें प्रथम अफगानिस्तान में, दूसरा पंजाब जिसकी राजधानी तक्षशिला थी, तीसरा मथुरा, चौथा पश्चिमी भारत तथा 5वीं शाखा ऊपरी दक्कन में अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया था। भारत के शाक राजा अपने आप को क्षत्रप कहते थे। ऊपर हमने देखा शाक राजाओं की भारत में 2 शाखाएं हो गई थी, पहला उत्तरी क्षत्रप और दूसरा पश्चिमी क्षत्रप। तो उत्तरी क्षत्रप में तक्षशिला और मथुरा आता था और पश्चिमी में नासिक और उज्जैन आता था। अगला पॉइंट देखिए, शकों का प्रसिद्ध शासक, तो यह रुद्रदामन प्रथम था, जिसके राज्य अधिकार में सिंध, कोंकण घाटी, मालवा, कठियावाड़ और गुजरात का बड़ा हिस्सा था। रुद्रदमन ने गिरनार पर्वत पर स्थित कठियावाड़ के अर्धसूत्र क्षेत्र की प्रसिद्ध सुदर्शन झील की मरम्मत करवाई थी। पीछे भी हमने देखा, ठीक है। सुदर्शन झील की मरम्मत किसने करवाई थी, तो यह रुद्रदमन ने करवाई थी। अगला है, रुद्रदमन संस्कृत का सबसे बड़ा प्रेमी था। उसने हाल ही में पहले संस्कृत भाषा में जूनागढ़ अभिलेख जारी किया था। इस वंश का अंतिम शासक यानी कौन था, तो यह था रुद्र सिंह द्वितीय था। अगला देखिए, पहलव। तो पार्थियाई या पहलव लोगों का मूल निवास स्थान ईरान था। भारतीय स्रोतों में इन्हें पहलव कहा गया है। पहलव वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक तो यह गंदो फर्निस था। इसने खारोष्ठी लिपि में तख्ते वही अभिलेख जारी किया। गंदो फर्निस के शासनकाल में सेंट थॉमस ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए भारत आया था। इंपॉर्टेंट पूछेगा कि सेंट थॉमस जब भारत आया था ईसाई धर्म का प्रचार करने, तो शासनकाल किसका था, आंसर होगा गोंदो फर्निस। अगला देखिए, पहलव शक्ति का वास्तविक संस्थापक तो यह था मिथ्रेडेटस प्रथम। भारत में पहला पार्थियन शासक जो था वह मौस था। अगला देखिए, कुषाण। तो पार्थियों लोगों के बाद कुषाण भारत आए थे। इनका मूल निवास चीन की सीमा स्थित तुर्किस्तान यानी मध्य एशिया माना जाता है। कुषाण वंश का संस्थापक यह कुजुल कडफिसस था। कुषाण राजा देवपुत्र कहलाते थे। यह उपाधि कुषाणों ने चीनियों से ली थी। सर्वप्रथम भीम कडफिसस ने भारत में कुषाण सत्ता की स्थापना की और सर्वप्रथम बड़ी मात्रा में सोने के सिक्के जारी किया था। भीम कडफिसस शैव मत का अनुयायी था। इसके कुछ सिक्कों पर शिव, नंदी, त्रिशूल की आकृतियां भी मिलती है।
अगला है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कुषाण वंश का सबसे प्रतापी शासक, तो यह कनिष्क था। और कनिष्क के बौद्ध धर्म के समय ही महायान और हीनयान का बंटवारा हुआ था, और कनिष्क जो है वह महायान शाखा का अनुयायी था। नेक्स्ट पॉइंट, कनिष्क के इतिहास में दो कारणों के लिए प्रसिद्ध है। कनिष्क जो है इंडियन हिस्ट्री में दो कारण से प्रसिद्ध है। पहला तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो बार बार पूछा जाता है परीक्षा में, कि उसने 78 ईस्वी में शाक संवत चलाया। ठीक है, तो पूछता है कि शाक संवत की शुरुआत कब हुई, तो आंसर होगा 78 ईस्वी पूर्व। किसने चलाया था, आंसर होगा कनिष्क ने। तो आज भी यह संवत भारत सरकार द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। दूसरा घटना था कि उसने बौद्ध धर्म का मुक्त हृदय से संपोषण एवं संरक्षण किया था। कनिष्क की प्रथम राजधानी तो यह पेशावर, जिसका नाम पुरुषपुर है, और दूसरी राजधानी मथुरा थी। कनिष्क ने कश्मीर को जीतकर कनिष्कपुर नामक नगर को बसाया था। गांधार शैली एवं मथुरा शैली का विकास कनिष्क के शासनकाल में हुआ। मथुरा संग्रहालय में कुषाण कालीन मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में है। गांधार कला के लिए तक्षशिला प्रसिद्ध है। पूछता है कि तक्षशिला किस कला के लिए प्रसिद्ध है, तो आंसर हो जाएगा गांधार कला के लिए। चलिए आगे देखते हैं। रेशम मार्ग पर नियंत्रण रखने वाला शासकों में सबसे प्रसिद्ध कुषाण ही थे। कुषाण साम्राज्य में मार्गों पर सुरक्षा का प्रबंध था। रेशम मार्ग का आरंभ कनिष्क ने ही कराया था। रेशम बनाने की तकनीक का विकास सबसे पहले चीन में हुआ। इंपॉर्टेंट है, ठीक है, रेशम बनाने की तकनीक का डेवलपमेंट सबसे पहले कहाँ हुआ, चीन में हुआ था। और कपास की खेती सबसे पहले तो यह सिंधु घाटी सभ्यता के समय में हुई। अगला देखिए, कनिष्क ने पेशावर में एक स्तूप और विहार का निर्माण करवाया, जिसमें बुद्ध के अस्थि अवशेषों को प्रतिष्ठित कराया। खुदाई में इस स्तूप से बुद्ध, इंद्र, ब्रह्मा एवं कनिष्क की मूर्तियां मिली है। कनिष्क के ही समय में कश्मीर के कुंडल वन में वसुमित्र की अध्यक्षता में चौथी बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था। इंपॉर्टेंट लाइन, चौथी बौद्ध संगति का आयोजन कब हुआ था, कनिष्क के शासनकाल में। कश्मीर के कुंडल वन में अध्यक्ष कौन थे, तो वसुमित्र। ठीक है, तो इन्होंने बौद्धों की रामायण बुद्ध चरित्र की रचना भी की थी। ठीक है, तो बुद्ध चरित्र की रचना किसने की, होगा कनिष्क ने। अगला पॉइंट देखिए, कनिष्क का राजकवि तो यह अश्वघोष था। इसने बौद्धों की रामायण बुद्ध चरित्र की रचना की थी। कनिष्क का बुद्ध चरित्र की रचना अश्वघोष, सॉरी कनिष्क नहीं था। ठीक है, कनिष्क का राजवैद्य आयुर्वेद का प्रख्यात विद्वान चरक, ये भी बार बार पूछता है। ठीक है, कनिष्क का राजवैद्य कौन था, चरक था। उसने चरक संहिता की रचना की थी। उसके दरबार में पार्श्व, वसुमित्र, अश्वघोष, महाचित, संकरक्ष तथा नागार्जुन जैसे बौद्ध दार्शनिक भी निवास करते थे। महाविशान सूत्र के रचनाकार वसुमित्र हैं। इसे ही बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहा जाता है। ठीक है, दो प्रश्न, बौद्ध धर्म का विश्वकोश किसको कहा जाता है, तो होगा महाविवास सूत्र। इसकी रचना कौन है, तो होगा वसुमित्र। अगला पॉइंट देखिए, नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन भी कहा जाता है। इन्होंने अपनी पुस्तक माध्यमिक सूत्र में सापेक्षता के सिद्धांत को प्रस्तुत किया है। कुषाण वंश का अंतिम शासक तो यह वासुदेव था। चीनी जनरल पेन चौहा ने कनिष्क को हराया। ठीक है, कनिष्क को किसने हराया था, पेन चौहा ने। अगला देखिए, संगम युग, तो इससे जुड़े हुए तथ्य को देखिए। तो सुदूर दक्षिण के जनजीवन पर सबसे पहले संगम साहित्य ही स्पष्ट प्रकाश पड़ता है। इस समय के साहित्य में तीन महत्वपूर्ण राज्य चेर, चोल और पांडे का उल्लेख मिलता है। संगम तमिल कवियों का संघ अथवा मंडल था। इन संघों या परिषदों का आयोजन पांड्य शासकों के संरक्षण में किया जाता था। त्रिरुक्या, म्यूलियर, चेर, चोल और पांडे तीनों राज्यों का संगम स्थल था। प्राप्त विवरण के अनुसार 197 पांड्य राजाओं में इन संगमों को संरक्षण प्रदान किया। प्रथम संगम मदुरा में ऋषि अगस्त की अध्यक्षता में संपन्न की गई थी। अगला देखिए, इस युग में यानी संगम युग में तमिल व्याकरण एवं अलंकरण शास्त्र की पहली पुस्तक तो यह तोल्काप्पियम। ये पूछता है कि तोल्काप्पियम जो है किस प्रकार की बुक है, तो आंसर हो जाएगा तमिल ब्राह्मण एवं अलंकरण।
धर्मशास्त्रों की तरह इस व्याकरण ग्रंथ में भी 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख मिलता है। संगम साहित्य से ज्ञात होता है कि दक्षिण में आर्य सभ्यता के तत्वों का विवेचन ऋषि अगस्त्य एवं कौंडिन्य ने किया। पांड्यों के संरक्षण में संपन्न संगम में सर्वाधिक प्राचीन वंश चेर का सबसे अधिक उल्लेख मिलता है। संगम कालीन महाकाव्यों में शिल्प पादिकारम का बहुत अधिक महत्व है। देखिए संगम, तो प्रथम संगम अगस्त ऋषि की अध्यक्षता में हुई थी। संरक्षण पांड्य शासक तीनों में थे, इसको याद करना नहीं पड़ेगा, ठीक है। तीनों जो संगम है उसमें संरक्षक कौन थे, तो ये पांड्य शासक ही थे। पहला का स्थल मदुरा, द्वितीय समय संस्थापक अगस्त ऋषि और अध्यक्ष थे तोलकापियर, कहाँ पर हुआ था, कवाडपुरम और लैवाई में। तृतीय हुआ था नकीरर की अध्यक्षता में। संरक्षण पांड्य शासक और स्थल उत्तरी मदुरा था। अगला देखिए इंपॉर्टेंट बुक और राइटर संगम साहित्य के, तो तोलकापियर नाम से ही रिलेट हो जा रहा है। शिलपदिकारम, तो इसके रचनाकार थे इंग्लो आदिगल। मणिमखले शीतले सतनार। जीवन तीन चिंतामणि, तो यह तिरुवंत कदियर थे रचनाकार। कुराल के तिरुवल्लुवर, अहनानुरु के रुद्र शर्मन और मर्ग गरुपाध्याय के नक्कीरर, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा, एक दो बार रिवीजन करने के लिए होगा। नाम थोड़ा टफ है लेकिन जैसे ही आप ऑप्शन देखेंगे तो सही कर पाएंगे। अगला देखिए चेर राज्य, तो संगम कालीन चेर राज्य का संस्थापक यह उदयन जेरल था। चेर राजवंश का प्रतीक यह धनुष था। संगम काल में चेर साम्राज्य सबसे प्राचीन साम्राज्य है। उदयन जेरल अधिराज इस वंश का प्रथम शासक था, यानी चेर वंश का। उसने महाभारत के युद्ध में भाग लेने वाले वीरों को भोजन करवाया था। नेदून जनरल आदन ने मरंदे को अपनी राजधानी बनाया, ठीक है, मरंदे को अपनी राजधानी बनाया। उसने मालवार तट पर यवन व्यापारियों को बंदी बनाया तथा स्थानीय शत्रुओं को पराजित किया था, ठीक है। एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, वीडियो थोड़ा लंबा हो जा रहा है लेकिन आपको टाइम के अनुसार देखिएगा। एक दो बार छोटे छोटे वीडियो देखने में लोगों को डिस्टर्ब होता है, इसीलिए मैं पार्ट वाइज बना रहा हूँ ताकि एक एक घंटे का वीडियो प्रोवाइड करूँ और आप क्लास के जैसा इवनिंग में या मॉर्निंग में अच्छे से उसको पढ़ करके कंप्लीट कीजिए। फिर प्रैक्टिस सेट लगाइएगा तो पता चलेगा काफ़ी प्रश्न यहाँ से आ रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे देखिए। सेन गुटवन को लाल चेर भी कहा जाता था। तमिल महाकाव्य शिल्प पादिकारम के अनुसार सेनगुटियम कौमारी की देवी की उपासना से संबंधित पत्नी संप्रदाय का संस्थापक था। अगला देखिए चोल राज्य, तो संगमकालीन चोल राज्य का संस्थापक कारिकाल था। चोलों की प्रारंभिक राजधानी उत्तरी मल्लूर थी, बाद में उरैयूर तथा तंजावुर भी राजधानियां बनी। चोलों का प्राचीनतम उल्लेख कात्यायन ने किया, इसका प्रतीक चिन्ह बाघ था। कल्लीवालवन, सेमिनदास एवं सेनई जैसे नामों से प्रसिद्ध चोल राज्य पूर्वी तमिलनाडु में पेन्नार एवं बेलारू नदियों के मध्य स्थित था। कारिकाल चोल राजाओं में सबसे महत्वपूर्ण, ठीक है, चोल राजाओं में सबसे महत्वपूर्ण शासक कौन था, तो यह कारिकाल चोल, ठीक है। तो इसका काल लगभग 190 ईस्वी पूर्व माना जाता है, ऊपर में हमने देखा। कारिकाल ने चोरों की तटीय राजधानी पुहार की स्थापना की तथा कावेरी नदी के तट पर 160 किलोमीटर लंबा बांध बनवाया था। इसने यानी कारिकाल ने बाहेपरंदलाई के युद्ध में 9 राजाओं को पराजित कर दिया था। चोल शासक कारिकाल ने कृषि क्षेत्र में सर्वाधिक विकास किया था। देखिए हर एक लाइन प्रश्न नहीं होगा, लेकिन जब ऑप्शन आपको आएगा तो एक एक लाइन जो है ऑप्शन को एलिमिनेट करने में फ़ायदा पहुंचाएगा आपको, ताकि आप प्रश्नों को सही कर पाएँ। अगला देखेंगे पांड्य राज, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो संगमकालीन पांड्य राज का संस्थापक कौन था, नेडियोन था। पांड्य राज का राजकीय चिन्ह तो यह मछली था। पांड्यों का सर्वप्रथम उल्लेख मेगास्थनीज ने किया है। मेगास्थनीज का बुक का नाम क्या था, इंडिका था, ठीक है। तो उसने अपने विवरण में लिखा कि पांड्य राज पर हेराक्ल की पुत्री का शासन था, वह राज्य मोतियों के लिए प्रसिद्ध था। पांड्य शासकों में सबसे विख्यात नेड्रुजेलियन था। उसकी प्रसिद्ध तलैयागानम के युद्ध में विजय के परिणाम स्वरूप हुई।
पांड्य राजाओं को रोमन सम्राट के साथ व्यापार से लाभ होता था। नोडिजेलियन ने रोमन सम्राट ऑगस्टस के दरबार में अपना दूध भी भेजा था। अगला देखिए, पांड्यों की प्रथम राजधानी तो यह कोरकाई थी, जिसे बाद में मदुरै स्थानांतरित कर दिया गया था। पांड्य शासक नोडियोन ने सर्वप्रथम समुद्र की पूजा आरंभ की। इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले समुद्र की पूजा की शुरुआत किसने की थी? नोडियोन ने, जो कि पांड्य शासक का था। अगला है बंदरगाह। तो पूर्वी तट पे कावेरीपट्टनम, कोरकिए, कोडकै और पोडुक था। पश्चिमी तट पे तोंडी, मुसिरी या उसी का नाम मुजिरिस था, जो कि केरल में है, नेसिल्डा, नीरपेयारू, नीरा जो कि कन्नौर में है, सोपारा और कोंडबम था। अगला देखेंगे संगम काल से जुड़े हुए अन्य तथ्य जो कि इंपॉर्टेंट होगा। तो संगमकालीन समाज में अंतर जातीय विवाह तथा दास प्रथा जो थी काफी प्रचलित थी। संगम काल के व्यापार के संबंध में पेरिटलस ऑफ द एरिस्थ्रेसी से प्रकाश पड़ता है। इस समय तक तमिलकम और अरब, मिस्र तथा रोम के बीच सीधा व्यापारिक मार्ग स्थापित हो चुका था। मुरुगन तमिलों का सर्वश्रेष्ठ देव था। इंपॉर्टेंट है, मुरुगन तमिलों का सर्वश्रेष्ठ देव था। बाद में मुरुगन का नाम सुब्रमण्यम मिलता है, इसलिए आप देखेंगे अभी भी तो सुब्रमण्यम काफ़ी नेम का टाइटल तमिल में, तमिलनाडु क्षेत्र में पाया जाता है। अगला देखिए, मरियम्मा जो कि परशुराम की माता, चेचक से संबंधित शीतला माता थी। किसान लोग मरुडम इंद्रदेव की पूजा करते थे। पुहार की वार्षिक उत्सव में इंद्र की विशेष पूजा होती थी। अगला पॉइंट है, राजा का सर्वोच्च न्यायालय राजा की सभा यानी मनरम ही होती थी। राजा का जन्मदिन प्रतिवर्ष मनाया जाता था, जिसे पेरुनल कहते हैं। संगम युग 4 वर्णों में विभाजित था, जो कि अर्सरर यानी शासक, अंडनर यानी ब्राह्मण, वेनिगर यानी वणिक तथा बेलाल यानी वेलार किसान था। तमिल ग्रंथ कुरुल को लघु वेद की संज्ञा दी गई है। तमिल रामायण या रामायणम के लेखक कौन है? तो ये कंदन है। इंपॉर्टेंट लाइन। चलिए आगे देखेंगे, गुप्त साम्राज्य। ठीक है, तो गुप्त साम्राज्य का उदय 3री शताब्दी के अंत में प्रयाग के निकट कौशंबी में हुआ था। गुप्त संभवतः कुषाणों के सामंत थे। गुप्त वंश की स्थापना इंपॉर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा। गुप्त वंश की स्थापना किसने की? तो श्री गुप्त ने किया था। चंद्रगुप्त मत मारिएगा, काफ़ी बार कंफ्यूज हो जाते हैं एग्जाम में कि गुप्त है तो गुप्त हो जाएगा। चंद्रगुप्त ने मौर्य वंश की स्थापना की थी और गुप्त वंश की स्थापना श्री गुप्त ने किया था। ठीक है, जो कि 240 से लेकर के 280 ईस्वी तक चला था। गुप्त वंश का दूसरा शासक घटोत्कच था। चंद्रगुप्त प्रथम ने ही गुप्त वंश के एक साम्राज्य को प्रतिष्ठान प्रदान की तथा एक नया गुप्त संवत 319 ईस्वी में चलाया था। चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश का पहला शासक था जिसने महाधिराज की उपाधि ग्रहण की। उसने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन, इससे बार बार प्रश्न पूछा जाता है। एक बार फिर से देखिए, चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश का पहला शासक था, लेकिन संस्थापक कौन था? तो श्रीगुप्त था। तो चंद्रगुप्त प्रथम ने उपाधि आपका धारण किया था महाराजा धीराज, और उसने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था। गुप्त संवत 319-20 ईस्वी तथा शाक संवत 18 ईस्वी के बीच 241 वर्षों का अंतर था। गुप्त वंश में ही सर्वप्रथम चंद्रगुप्त प्रथम ने ही रजत यानी चांदी की मुद्राओं का प्रचलन करवाया था। इससे पहले तक सोने की मुद्राएं काफी ज्यादा चलती थी। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद उसका पुत्र समुद्रगुप्त था जो कि शासक बना। इसके समय में गुप्त साम्राज्य का सबसे अधिक विस्तार हुआ था। परम मागवत की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक चंद्रगुप्त ही था। तो चंद्रगुप्त का एक और नाम क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा परम मागवत। अगला देखिए, समुद्रगुप्त के इतिहास का सर्वप्रथम स्रोत उसका प्रयाग स्तंभ लेख है, जिसमें धर्म प्रचार वधु उपाधि का भी उल्लेख है। नेक्स्ट देखिए, प्रयाग स्तंभ लेख को मुगल सम्राट अकबर ने कौशांबी से मांगकर इलाहाबाद के किले में सुरक्षित रखवाया था।
प्रयाग स्तंभ लेख में वीरबल तथा जहांगीर का भी लेख मिलता है। यह विशुद्ध रूप से ब्राह्मी लिपि एवं संस्कृत भाषा में लिखा गया। इंपॉर्टेंट पूछेगा, प्रयाग स्तंभ किस भाषा में लिखी हुई है? आंसर होगा संस्कृत। किस लिपि में? आंसर होगा ब्राह्मी लिपि। इसमें किसकी किसकी चर्चा है? तो होगा समुद्रगुप्त का, बीरबल का, जहांगीर का। ठीक है। अगला है, सर्वप्रथम समुद्रगुप्त ने 9 राजाओं को पराजित किया था, जिसमें अच्युत, नागसेन एवं गणपति नाग प्रमुख थे। अगला पॉइंट, दक्षिण पथ के युद्ध में समुद्रगुप्त ने 12 राजाओं को परास्त किया, परंतु उन्हें स्वतंत्र कर दिया। इसे दक्षिण पंथ में ग्रहण मोक्षानुग्रह कहा जाता है, यानी रिक्वेस्ट पे उसको मुक्त किया गया। समुद्रगुप्त ने अपनी विजयों को प्राप्त अश्वमेध यज्ञ किया था। इतिहासकार विसेंट स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारतीय नेपोलियन कहा। इंपॉर्टेंट है, भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता है? काफी बार पूछा गया है, तो होगा समुद्रगुप्त। या फिर समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहा? तो आंसर होगा विसेंट स्मिथ ने। समुद्रगुप्त का एक और नाम था कविराज। ठीक है, कविराज। वह कवि, संगीतज्ञ और विद्या का संरक्षक था। उसके सिक्कों पर उसे बीना बजाते हुए चित्रित किया गया है। नेक्स्ट देखिए, समुद्रगुप्त का दरबारी कवि तो यह हरिसेन था तथा वसुबंधु को भी संरक्षण प्रदान किया था। इसी ने इलाहाबाद प्रशस्ति या प्रयाग प्रशस्ति लेख की रचना की। समुद्रगुप्त विष्णु का उपासक था। उसने विक्रमांक की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट पॉइंट, समुद्रगुप्त के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं शक्तिशाली राजा बना। तो चंद्रगुप्त द्वितीय का नाम क्या था? विक्रमादित्य था। चंद्रगुप्त द्वितीय के अन्य नाम तो यह देवगुप्त, देवराज, देवश्री थे तथा उपाधियां तो यह विक्रमांक, विक्रमादित्य और परम भागवत आदि था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने नाग राजकुमारी कुबेर नागा से विवाह किया था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती गुप्त का विवाह वाकाटक नरेश रुद्र सेन द्वितीय से किया। नेक्स्ट पॉइंट है, उदयगिरी गुहालेख के शब्दों में चंद्रगुप्त द्वितीय का उद्देश्य संपूर्ण पृथ्वी को जीतना था। चंद्रगुप्त ने शकों को हराने के उपलक्ष्य में शक राज्यों में चांदी के सिक्के प्रचलित करवाए थे। भारतीय अनुश्रुतियां चंद्रगुप्त का शकारी के रूप में स्मरण करती है। नेक्स्ट देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्न। ठीक है, नवरत्न, इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। तो इन नवरत्न में कौन कौन शामिल थे? कालिदास, छनपाणक, शंकु, घटकपर, वररुचि, धन्वंतरी, अमर सिंह जो कि कोषागार थे, बेताल भट्ट और बहार मिहिर जो कि खगोल शास्त्री। तो ये 9 लोगों से चंद्रगुप्त द्वितीय का नवरत्न बना हुआ था। चंद्र नामक राजा की पहचान चंद्रगुप्त द्वितीय के साथ की गई है। चंद्रगुप्त एक धर्मनिष्ठ वैष्णव था जिसने परम भागवत तथा विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। चंद्रगुप्त का संधि ग्रहिक सचिव तो यह वीरसेन शैव था। चंद्रगुप्त का सेनापति तो यह अमराक दर्व बौद्ध था। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में चीनी यात्री फाहान भारत आया था, बार बार पूछा जाता है। ठीक है, चीनी यात्री फाहान भारत किसके शासनकाल में आया? तो आंसर होगा चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, जिसने मध्य प्रदेश को ब्राह्मणों का देश कहा। ठीक है, तो फाहान ने ही मध्य प्रदेश को ब्राह्मणों का देश कहा था। चीनी लेखक भारत का उल्लेख युन तू नाम से करते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद कुमारगुप्त प्रथम गुप्त साम्राज्य की गद्दी पर बैठा। कुमारगुप्त के शासन का वर्णन विलसड़ अभिलेख में मिलती है। कुमारगुप्त का छोटा भाई गोविंद गुप्त बछाड़ वैशाली का राज्यपाल था। गुप्त शासकों में सर्वाधिक अभिलेख तो यह कुमारगुप्त के ही मिलते हैं। मध्य एशिया में निवास करने वाली एक बर्बर जाति हून का प्रथम आक्रमण, काफी बार ये पूछा गया है कि हूनों पर आक्रमण किसने किया? तो ये हो जाएगा स्कंदगुप्त। कुमारगुप्त के शासन काल में ही नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना, ये भी इंपॉर्टेंट, नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना कुमारगुप्त के शासन काल में किया गया। इस विश्वविद्यालय को ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान बौद्ध कहा जाता है। यह भारत का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय है।
नेक्स्ट देखिए, कुमारगुप्त के सिक्कों से पता चलता है कि उसने अश्वमेध यज्ञ किया था। कुमारगुप्त की मृत्यु के बाद स्कंदगुप्त शासक बना था। स्कंदगुप्त कुशल प्रशासक था। उसने गिरनार पर्वत पर सुदर्शन झील के पुनर्द्वार का कार्य सौराष्ट्र के गवर्नर पर्णदत्त के पुत्र चक्रपालित को सौंपा था। स्कंदगुप्त ने पर्णदत्त को सौराष्ट्र का गवर्नर नियुक्त किया था। स्कंदगुप्त ने 466 में चीनी सोंग सम्राट के दरबार में राजदूत भेजा था। स्कंदगुप्त ने प्राचीन सुविधा के लिए अपनी राजधानी अयोध्या स्थानांतरित कर दी थी। इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। अयोध्या राजधानी किसने बनाया था? तो स्कंदगुप्त ने बनाया था। स्कंदगुप्त के समय ही हूणों पर आक्रमण हुआ था। इंपॉर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा। सॉरी, हमने पीछे कुमारगुप्त बोल दिया, मिस्टेक हो गया, ठीक है। तो स्कंदगुप्त के समय में ही हूणों ने आक्रमण किया था। अंतिम गुप्त शासक तो यह विष्णुगुप्त था, यह भी पूछा गया बार बार। आगे देखिए, गुप्त साम्राज्य के सबसे बड़े अधिकारी को कुमार रामत्य कहा जाता था। सम्राट द्वारा जो क्षेत्र स्वयं शासित होता था उसकी सबसे बड़ी प्रादेशिक इकाई देश थी। देश का प्रशासक गुप्ता कहा जाता था। राज्य के प्रांतों को भुक्ति कहा जाता था। उन्हें प्रदेश एवं भोग भी कहा जाता था। प्रांतीय शासकों की नियुक्ति सम्राट द्वारा की जाती थी तथा इन्हें उपरिक, गुप्ता, भोगपति एवं राजस्थानीय कहा जाता था। नेक्स्ट देखिए, शंकराचार्य द्वारा स्थापित विभिन्न मठ। वीडियो अब अंत ही हो गया, ठीक है, इसको कंप्लीट कर लेते हैं। गोवर्धन पीठ तो ये पूरी उड़ीसा में है। शारदा पीठ द्वारका गुजरात में। ज्योतिष पीठ बद्रीनाथ उत्तराखंड में। और श्रृंगेरी पीठ मैसूर कर्नाटका में, ठीक है। तो ये प्राचीन भारतीय इतिहास का हमने दूसरा पार्ट को कंप्लीट कर दिया है। लास्ट पार्ट होगा थर्ड, जो आखिरी होगा। तो ये 3 वीडियो में हमने पूरा प्राचीन इतिहास को कवर कर लिया। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको एग्जाम क्रैक करने में, परीक्षा को पास करने में काफ़ी मदद करेगी। अगर अब तक चैनल पे नए हैं तो नीचे सब्सक्राइब बटन पे जाकर सब्सक्राइब कीजिए। अगर सब्सक्राइब है और नोटिफिकेशन ऑन नहीं है तो ज़रूर ऑन कीजिए, ताकि हर क्लास के वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा। एक कमेंट अपना प्यारा सा ज़रूर कीजिए, कैसा लगा, अच्छा लगा, बुरा लगा, हेल्पफुल है नहीं है, ठीक है। और अगर इसका PDF चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल है शिक्षा सेंटर के नाम से। इस लोगो वाले चैनल को टेलीग्राम में सर्च करके ज्वाइन कीजिए, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है वहाँ से ज्वाइन कीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स सर्कल में शेयर कीजिए ताकि सबको बेनिफिट हो। फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन, कंप्लीट GSM प्रिपेयर करवाएंगे इसके थ्रू। थैंक यू।